हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 11th का आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल कल यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 26 फेब को, जो कि कल है, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 27 फेब को आपका पॉलिटिकल साइंस का जो फाइनल एग्जाम है ना, एनुअल एग्जाम जिसे वार्षिक पेपर भी कहते हैं, ये होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के पेपर की जो प्रिपरेशन है इसको और बेहतरीन बनाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर सॉल्यूशन के बारे में। और ये हमारा 5वां सैंपल पेपर रहेगा बच्चों। जी हाँ, इस वीडियो से पहले ऑलरेडी हमने आपको 4 सैंपल पेपर करवा दिए हैं। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से, अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है, आपको कई हजारों बच्चों ने इसे देखा है। तो उसी पर अब हम डिस्कस करेंगे अपना 5वां पेपर। और चिंता मत करो, इस 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको 4 से 5 सैंपल पेपर और करवा देंगे हम। ठीक है ना, आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको पूरे 10 करवाएंगे, तो 10 पेपर आपके एग्जाम से पहले पहले हम करवा के रहेंगे। ठीक है, डोंट वरी, अच्छे से आपकी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, अगर हम पेपर के पैटर्न की बात करें बच्चों, तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है खंड का ख ग गणना और 30 प्रश्न होंगे। देखो, ये जो हमारी वीडियो है ना, ये हमारी पार्ट 1 की वीडियो है। और इस पार्ट 1 के अंदर हम खंड का यानी कि जो हमारे टोटल 12 एमसीक्यू ये डिस्कस करेंगे। खंड का जो हमारे 2 नंबर के 6 क्वेश्चन है ये देखेंगे। और खंड का जो 4 नंबर के हमारे टोटल 5 क्वेश्चन है ये वाला देखेंगे। ठीक है ना, तो 1 2 3 ये देख लेंगे। बाकी जो आपका बच जाएगा ना, घा वाला हो गया, जैसे पैसेज कार्टून मैप हो गया, और 6 नंबर वाले क्वेश्चन का ये सेक्शन हो गया, तो इन सभी के लिए हम अलग से एक छोटा वीडियो बना देंगे पार्ट 2 का, तो आप उसमें देख लीजिएगा, है ना। ऐसे इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ABCD आपका यहाँ पे रहेगा, जिसे आप देख सकते हो। ओके बच्चों, तो ये था आपका पेपर का पैटर्न एंड ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं पेपर 5 के पार्ट 1 की वीडियो को। रेडी हो बच्चों मेरे साथ पढ़ने के लिए आप लोग। देखो, मैं आपकी अच्छी तैयारी करवाऊंगा, बस ना जैसे जैसे आपको मैं क्वेश्चन बताता जाऊं और जो मैं आपसे पूछूंगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी करिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज के पेपर 5 के पार्ट 1 की वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो बच्चों, शुरुआत करेंगे हम लोग अपने यहां से। तो देखो क्या है, खंड ए है हमारा, सेक्शन ए शुरुआत हो जाता है, 12 मार्क्स का रहेगा। सारे बच्चे इन 12 मार्क्स के जो हमारे 12 एमसीक्यूज हैं इसका जरूर से हमें यहाँ पे आंसर करें, जिससे कि आपको भी प्रैक्टिस का अंदाजा हो जाएगा कि कितनी कर रखी है, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी बच्चों। चलो, सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट, 1989 में पीके थुंगन समिति ने निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा क्या नाम है पाने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो 1989 में पीके थुंगन समिति ने किसको संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात कही थी बच्चों। जल्दी से जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम डियर, वेलकम वेलकम। आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे, किसको। वेरी गुड, सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, न्याय यानी कि जस्टिस, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक है, न्याय शब्द की उत्पत्ति वर्ड जस्टिस ओरिजिनेट कहां से हुआ है बच्चों। यूनान से, जापान, लैटिन, अरबी भाषा, कहां से हुआ है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, कहां से ओरिजिनेट हुआ है बच्चों। ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया, यूनानी भाषा से यानी कि ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो बच्चों, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। देखो, जो हमारी पहली बैठक हुई थी ना 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर को, इस दिन जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, इनको एक क्या नाम है अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। अगली जब बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा, बहुत बढ़िया बच्चों, ऑप्शन बी कहां गया, ये रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रवाद के विकास में बाधक है, यानी कि इसमें ऐसा क्या है जो कि किसी देश के नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही खराब है। तो देखो, हमारा मौजूद ऐतिहासिक विरासत हमारी, ठीक है, ये तो सही है। भावनात्मक एकीकरण, ये तो विकास में सहायक होता है। सामान्य सभ्यता, ये भी सहायक होती है। हाँ, साम्यवाद, कम्युनिज्म, ये राष्ट्रवाद में
जो है ना बाधक होता है। ठीक है, कौन सा होता है? डी वाला। वेरी गुड बच्चों, डी हो जाएगा। सर जी मेरे को कुछ नहीं करवाओ, 17 तारीख का पेपर है। आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, कि हमें ना इन तत्वों पे ध्यान देना है जो कि किस मामले में है? सांप्रदायिकता को रोकने के उपाय के मामले में। ठीक है, तो सांप्रदायिकता रोकने के लिए जो भेदभाव करने वाले जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी जो मान्यता है, सदस्यता है, उसको खत्म कर दो। जो विभिन्न धर्मों के बीच में भेदभाव करते हैं ना, भेदभाव पैदा करते हैं, उनको हटाई दो एक तरीके से। ठीक है, भेदभाव करने वाले जो अधिकारी हैं उनको दंडित करो, भेदभावपूर्ण जो शिक्षा सामग्री है उसमें बदलाव लाओ, और भेदभाव उत्पन्न करने वाले समाचारों पे रोक लगा दो। तो इससे क्या है? सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जल्दी से जल्दी दिखेंगे। ओके, जल्दी से जल्दी दिखेंगे। भेदभाव उत्पन्न करने वाले समाचारों पे रोक लगा देना। ठीक है, अधिकारी को दंडित करना, मान्यता जो है राजनीतिक दलों की उसको समाप्त कर देना, भेदभावपूर्ण शिक्षा सामग्री में बदलाव लाना। तो इसमें से कौन से हमारे ऑप्शन यहाँ पे राइट है बच्चों? ऑल या सी? 1 2 3 4। वेरी गुड। 1 2 का 4 या 1 2 का 4 4 2 का 1 क्या है? ओके, चलिए मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर सी आ रहा है। वेरी गुड। देखिए सांप्रदायिकता रोकने का मेन जो यहाँ पे काम है, ठीक है, मेन जो उपाय है वो हमारे 3 है कि राजनीतिक दलों की ऐसी ही जो मान्यता है, जो सदस्यता है, उसे खत्म कर दो, अधिकारी को दंडित कर दो, और शिक्षा सामग्री में बदलाव लाओ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो है ना सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर जी समाचार पत्र भी तो करते हैं। बच्चों देखो, ये मीडिया है, ठीक है, और मीडिया किसी पर भी अपने विचार रख सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर वो भेदभाव करती है तो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये छोटा पॉइंट है, रोक ना लगाना, ठीक है, बल्कि रोक लगाना होता है। तो इसीलिए सी वाला सही है, 1 2 3। तो मेजर्स टू स्टॉप कम्युनिज्म, तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पे नॉट लिखा है ना, इसीलिए हट जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे सी करेक्ट है। क्वेश्चन 6 अभिकथन हमसे कहता है संविधान के 91 संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को सुनिश्चित किया गया है। बिल्कुल ठीक है, हमारा जो 91 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या नाम है आर्टिकल है ना, आर्टिकल नहीं संशोधन, ठीक है, संशोधन में क्या कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे इनकी संख्या सुनिश्चित है। ठीक है, मंत्रिपरिषद को कार्य के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। देखो जो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या होगी ना, वो पता कितनी है? लोकसभा के 15%। ठीक है, जितनी परसेंट लोकसभा में लोग होंगे उसके 15%। जैसे मान लीजिए लोकसभा में 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, तो जो मंत्रिपरिषद होगी उसमें सिर्फ 15 लोग होंगे। लोकसभा में मान लीजिए कि यहाँ पे 500 लोग हैं, तो मंत्रिपरिषद में 75 लोग होंगे, है ना। ऐसे करके तकरीबन 15% ही बताया गया है। ठीक है, अब देखो एक तरफ है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को सुनिश्चित करना, और एक तरफ है उनके कार्य को डिवीजन करना। ठीक है, तो मे बी यहां पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो हमारा यही होना चाहिए कि व्याख्या भी है, क्योंकि दोनों मंत्रिपरिषद से ही संबंधित हैं, इसीलिए। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेम इंग्लिश में देख लेंगे, असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट्स वाई ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया बच्चों, निम्नलिखित का सही मिलान करो। ठीक है, अब हमें मिलान करना है, बहुत अच्छे। देखो सबसे पहले बात करेंगे जो आपको आता है आप उसको देख लें। ठीक है, जैसे कि मे बी आप सभी बच्चों को पता होगा कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए बच्चों? अमेरिका के। कहां से? अमेरिका के संविधान से। तो ये रहा पहले का हमारा ए, नहीं 4th का ए है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद आपको यह भी पता होगा कि जो कानून के शासन का अधिकार है, ठीक है, कानून के शासन का अधिकार, ये बेसिकली कहां से लिया गया है? ये वाला अधिकार कहां से लिया गया बच्चों? फटाफट से देखेंगे किसमें है कानून के शासन का अधिकार। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कानून के शासन का अधिकार आयरलैंड से लिया गया, बहुत अच्छे। ठीक है, किससे लिया गया है? आयरलैंड से। ना 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 ना, जल्दी से बताएंगे कानून के शासन का अधिकार कहां से लिया गया है, जल्दी से। ओके, इंग्लिश ब्रिटेन से। हाँ वेरी गुड, ब्रिटेन से लिया गया है, बिल्कुल। कानून के शासन का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। उसके अलावा अगला देखेंगे तो अवशिष्ट शक्तियों का, पहले देखो आंसर अगर देखेंगे ना तो ये रहा हमारा बी वाला, अब हमको मिल गया आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो ये रहा हमारा पहले का बी। तो बस अब जैसे
अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है, तो ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। जो नीति निर्देशक तत्व हैं बच्चों, वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। तो बस हमको ऑप्शन बी हमारा मिल गया। लेकिन याद रखना, एमसीक्यू में ये बातें सब अलग से आ जाएंगी कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए, कानून के शासन का, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। सेम इंग्लिश मीडियम इसी तरीके से देख लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, लेजिस्लेटिव थ्योरी ऑफ पावर्स, एंड आयरलैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, तो ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 8, जो आम लोग हैं ये राजनीति के प्रति कैसा नजरिया रखते हैं? ठीक है, आम लोग राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, उनका नजरिया कैसा है राजनीति के प्रति? ठीक है, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। क्या वो ये सोचते हैं राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि राजनीति जो है वो दल बदल करते हुए, झूठे वादे करते हुए, बड़ा चढ़ाकर बातें करते हुए नेताओं के रूप में वो देखते हैं, वो कहते हैं घोटाला करो देश को लूटो, यही राजनीति है, या फिर ये सारी बातें सही हैं आम लोगों की राजनीति के प्रति नजरिए के बारे में? सारे बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से जल्दी। हाँ जी सर, सब सही है, क्योंकि आम लोग राजनीति के बारे में यही सब सोचते हैं। बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूँ 50+ बच्चे वॉचिंग पे हैं, लाइक की संख्या बहुत कम है, जल्दी से लाइक कराइए और हमारा एक छोटा सा टारगेट 101 इसको पूरा कीजिए जल्दी से जल्दी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ कॉमन पीपल टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकार की विशेषता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे आपका 2 नंबर का और 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि मौलिक अधिकार की विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहली बात, मौलिक अधिकार जो है वो संविधान में सूचीबद्ध है, यानी कि लिस्टेड है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी जो गारंटी है, इनकी जो सुरक्षा है, स्वयं संविधान करता है। अब आप कहोगे संविधान तो वही किताब है, वो कैसे करता है? तो संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप सीधा न्यायपालिका जा सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है। लेकिन उल्लंघन होने पे न्यायपालिका नहीं जा सकते हैं, ये बात गलत है भाई, ठीक है, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि उल्लंघन होने पे आप न्यायपालिका जा सकते हैं। तो गलत क्या है? सी वाला है, इफ देयर इज अ वायलेशन द जुडिशरी कैन नॉट गो, मतलब आप जुडिशरी के पास में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। सर जी हिंदी का पेपर 18 तारीख को प्लीज करवा दीजिए। बच्चों हिंदी की भी तैयारी करवा देंगे, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, करवा देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। तो ये हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है कि समानता की विशेषता नहीं है, यानी कि इसमें से एक ऐसी विशेषता है जो समानता के बारे में गलत है, ठीक है, समानता के बारे में गलत है। फटाफट से बताएंगे कौन सा इसमें से गलत है बच्चों। देखो क्या दिया गया है, सभी को समान मजदूरी व संपत्ति प्राप्त हो, ठीक है, विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। तो देखो सबसे पहले क्या है, विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, तो ये तो होता है शामिल, ठीक है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। सभी को विकास के समान अवसर दिए जाएं, ये भी ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी को अपने डेवलपमेंट के लिए, न्यूनतम आवश्यक पूर्ति के अवसर जैसे रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और जल वगैरह, ये सारी चीजें तो सही है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। लेकिन ये कहना सभी को समान मजदूरी और संपत्ति प्राप्त, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हर कोई व्यक्ति एक जैसा काम तो करता नहीं है ना, तो उसको भाई सभी को अलग मजदूरी अलग संपत्ति प्राप्त होगी एक तरीके से, दैट्स वाई। ओके, आया समझ बच्चों? ए हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, ए हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। और एक चीज मुझे बताओ अभी फटाफट, आपका जो फिजिकल का आज एग्जाम हुआ है, ठीक है, मॉर्निंग के बच्चों का, आपका एग्जाम कैसा गया बच्चों? ठीक है, मैंने पेपर देखा, काफी ईजी था, ठीक है, कुछ 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें जो कि बहुत ही डीपली थे, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही थे जो आपको करवा रखे थे अपने सैंपल पेपर्स में, ठीक है। तो एक बार बताएंगे सारे बच्चे आपका फिजिकल का एग्जाम कैसा गया आज का? साधना मस्त गया सर जी, वाह बढ़िया। बहुत से बच्चे कह रहे हैं आज मेरा एग्जाम नहीं था। अंचल सर जी आप अपना फेस दिखाइए, फेस के लिए हम लाइव आएंगे कभी फिर देखेंगे, ठीक है। और वैसे भी इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं इजीली, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? तो बच्चों कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा कि चुनाव आयोग के क्या कार्य होते हैं। तो चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता है, चुनाव आयोग पंचायत की चुनाव का पर्यवेक्षण करता है, चुनाव आयोग उम्मीदवारों का नामांकन करता है, मतदान केंद्रों की स्थापना करवाता है, मतदान करता है, मतगणना करवाता है और फाइनली रिजल्ट घोषणा करके एक सरकार को बनाने में मदद करता है। तो इनमें से ऐसी कौन सा काम है जो कि चुनाव आयोग नहीं करता है? ठीक है, फटाफट से नहीं करता है।
ओके, बी वाला बिल्कुल। जो पंचायतें होती है ना, पंचायतों के चुनाव का पर्यवेक्षण ये नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पर्यवेक्षण है वो राज्य चुनाव आयुक्त करता है। कौन? आपने स्थानीय शासन वाले में पढ़ा होगा, जो हमारा राज्य चुनाव आयुक्त होता है ना, वो करता है इनका। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, इस तरीके से। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा इसका? सुपरविजन ऑफ पंचायत इलेक्शंस, ये यहाँ पे इसका काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, आप मुझे आंसर करना। यह किसके अंतर्गत आता है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है? ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके अंतर्गत आता है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनकी सुनवाई सीधा सुप्रीम कोर्ट अपने पास कर सकता है, जिसके लिए निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो किसके अंतर्गत आता है बच्चों? जल्दी से जल्दी बताएंगे। ओके, क्या ये रिट संबंधी अधिकार है, अपीली, सलाह संबंधी, मौलिक क्षेत्र अधिकार, किस मामले में आता है? ठीक है, जो न्यायपालिका के क्षेत्र अधिकार है ना, ये उसके बारे में है। ओके, आयुष डी हो जाएगा, अंचल वेरी गुड। और ये क्या नाम है, अफसाना डी है, एसओएल डी है, खुशबू राइट है। चलिए बहुत बढ़िया। मोस्ट ऑफ दी बच्चों का राइट आंसर है ये मौलिक क्षेत्र अधिकार है। ठीक है, मौलिक क्षेत्र अधिकार, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि कुछ मामलों में नीचे की अदालतों में सुनवाई की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यूपी के बीच में और हरियाणा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो ऐसे में वहां पे जो उसका स्टेट का कोर्ट है उसमें जाने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ठीक है, और मान लीजिए किसी भी कानून को लेके जो क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और उसके हिसाब से ये व्याख्या करेगी अगर कोई दिक्कत होती है, तो ऐसे मामलों में भी आता है ना। दैट्स वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मौलिक क्षेत्र अधिकार, यानी कि ओरिजिनल यूरिडिक्शन। ओके, चलिए एक बार सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताएंगे 12 आउट ऑफ आपके कितने सही एमसीक्यू गए? 12 आउट ऑफ कितने आपके सही एमसीक्यू गए? जल्दी से बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी थी। जल्दी से। जी सर, 12 आउट ऑफ 10 साधना जी, बहुत बढ़िया। और 11 एसओएल, अफसाना 9, खुशबू 9, दाल चावल। आपका नाम क्या है बच्चे वैसे? ठीक है, 10, विशाल के 9 हैं, एपेक्स गेमर 9 हैं, बहुत बढ़िया सर। याद ही नहीं है अब तो, अच्छा याद ही नहीं है चलो कोई नहीं, अब हम लोग अपने सेक्शन सी को शुरू करने वाले हैं। अब है म्यूजिक 11 है और अभिषेक 8। चलो क्वेश्चन नंबर, पहले सेक्शन नंबर बी हम शुरू करने वाले हैं। सेक्शन बी है हमारा 12 मार्क्स का, जो कि 2 नंबर के हमारे 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का, सबसे पहला काफी इंटरेस्टिंग। नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो बच्चों, नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 19 में दी गई है। क्या? कि नागरिक को भाषण, अभिव्यक्ति, संघ बनाने का, सभा करने का, भारत में किसी भी भाग में भ्रमण करने का, बसने का और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हमारी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, हम भाषण दे सकते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपना कोई संघ बना सकते हैं, कोई मीटिंग कर सकते हैं और भारत के किसी भी भाग में घूम सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, बस सकते हैं, है ना। और सटीक परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों कि हमें अपनी स्वतंत्रता का इस तरह से प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, और साथ ही देश की जो कानूनी व्यवस्था है उसको भी ठेस ना पहुंचे। दैट्स वाई, ठीक है, संविधान कहता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के सभा करो, सम्मेलन करो, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हथियारों के साथ में या सांप्रदायिकता की बात की या फिर देश को तोड़ने की बात की तो हम तुम्हें धर लेंगे फिर, है ना। तो ये होती है नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया है तो जल्दी से बताएंगे यस सर जी, जल्दी से बताएंगे समझ में आ गया है ये क्वेश्चन। फिर हम लोग आपको सेकंड वाला समझाएं, जो कि है कि न्याय का अर्थ समझाइए और विस्तार से। तो न्याय का क्या अर्थ होता है बच्चों? इसको देखो, वैसे मैंने 4 नंबर के हिसाब से यहाँ पे ले रखा है ताकि आपको मैं बहुत अच्छे से समझा सकूं। हाँ जी सर, ढंग से समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब देखो, न्याय की बात करेंगे। न्याय का संबंध हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है। ठीक है, जिसके द्वारा सामाजिक लाभ व कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। अगर देखो 2 नंबर में आएगा ना, तो पता है कैसे करना है आपको? सिंपल सा पहले ये वाला एक अर्थ लिखना है। ठीक है, इसकी शब्द का अर्थ क्या है? तो न्याय को अंग्रेजी भाषा
जस्टिस, क्या नाम है, जस्टिस, ठीक है ना, जूसी से जस्टिस कहा जाता है। जस्टिस लैटिन भाषा का शब्द है, जूस से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधन या फिर बांधना। इसका अर्थ होता है न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ा हुआ है, अतः न्याय समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उचित हक देने का संबंध रखता है। तो न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था जिससे कि मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और न्याय समाज में रहने वाले व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के उनका उचित हिस्सा देने की बात करता है। प्राचीन धर्म में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके मामले में न्याय किससे जुड़ा हुआ था बच्चों? धर्म से जुड़ा हुआ था, ठीक है, और ये उनका राजा का प्राथमिक कर्तव्य होता था। ओके, तो बस ज्यादा बड़ा आंसर याद नहीं करना, छोटा सा याद कर लो कैसी व्यवस्था है और प्राचीन भारत में, और इसके शब्द वगैरह का ये देख लेंगे, ठीक है। चलिए, सेम इंग्लिश मीडियम में डिस्क्राइब द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑफ अ सिटीजन, तो देख लेंगे बच्चों, सारी चीजें लिखी हुई हैं। एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो जस्टिस की क्या मीनिंग है, इसको डिटेल में यहाँ पे समझाना है, तो इसको भी इजीली आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रही, ठीक है। ओके, तो मे भी अब आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों। यस सर जी, आ गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर है 14th। नगर निगम नगर पालिका का कार्य और दायित्व लिखिए। तो बच्चों, नगर निगम कह लीजिए या फिर नगर पालिका कह लीजिए, इसका क्या कार्य होता है, क्या दायित्व होता है बच्चों? ठीक है, इसका सबसे पहला काम होता है कि अपने नगर में जो सड़कें हैं, इनका जो सड़कें होती हैं इनका निर्माण करवाना और उनका रखरखाव करवाना, मेंटेनेंस करना, ठीक है। सभी एरियाज में जो पानी है उसकी आपूर्ति हो पा रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखना, ठीक है। झुग्गी और झोपड़ियों में सुधार करवाना, अगर वहाँ पे गंदगी वगैरह ज़्यादा है तो। सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कि सभी के लिए स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, ठीक है, इसकी व्यवस्था करवाना, प्रकाश की व्यवस्था करवाना, पार्क हो गए, खेल का मैदान हो गए, बस स्टैंड हो गए, ये चीज़ें, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक स्तर में सुधार एवं प्रोत्साहन देना। तो इस तरीके से आपके ये पॉइंट है। ओके सर, बहुत इजी क्वेश्चन है सर, इंग्लिश में बता दो प्लीज प्लीज प्लीज। बच्चों, इंग्लिश में देखो, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आपको मैं क्वेश्चन हिंदी में समझाता चलूंगा, इंग्लिश मीडियम के लिए जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो मैं आपको देता चलूंगा, ठीक है। राइट दी फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपलिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, इजिली रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल जो है उसकी दो आलोचना लिखिए, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल की आलोचना, सबसे पहली बात, ये धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है तथा धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करते हैं। देखो, धर्मनिरपेक्षता का जो भारतीय मॉडल है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि भारत का अपना कोई एक आधिकारिक धर्म नहीं होगा, भारत सर्वधर्म समभाव की भावना को अपनाता है, ठीक है, और भारत किसी भी धर्म के मामले में जो है क्या नाम है, हस्तक्षेप नहीं करेगा अनटिल अनलेस वो देश के लिए खतरा ना बने तब तक, ठीक है। तो इसीलिए लोगों की आलोचना ये है कि ये धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करते हैं। सेकंड, यह मॉडल पश्चिम से आए थे, यानी कि वेस्टर्न कल्चर से आए थे, ये अल्पसंख्यक अधिकारों की ये पैरवी करता है और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है, ऐसी इसकी आलोचना है, ठीक है। क्योंकि जैसे कभी कभार वो होता है ना, पॉलिटिकल्स की कोई बहस वगैरह होती है, तो आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में वो ऐसे वोट बैंक वोट बैंक वोट बैंक चिल्लाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है वो ऐसे ही वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है, ठीक है, इस तरीके से। तो राइट एनी टू क्रिटिसिज्म ऑन द इंडियन मॉडर्न सेक्युलरिज्म, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके सर, थोड़ा स्लो पढ़ाओ, स्पीड ज़्यादा है, ठीक है बच्चे, थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग। हमारे संविधान में वर्तमान में हम सभी को पता है तकरीबन 105 के आसपास संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। अब ऐसा क्या रीज़न है कि इतने बदलाव अभी तक किए जा चुके हैं, ठीक है, इतने बदलाव क्यों करने पड़े हैं, संशोधन क्यों करने पड़े हैं? सबसे पहली बात, हमारे संविधान में 105 से भी ज़्यादा संशोधन होने के कई कारण। सबसे पहला, हमारा जो संविधान है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था। आप सभी को पता है 1945 में जब द्वितीय विश्व खत्म हो गया था, तब हमारा संविधान 47 से बनना शुरू हुआ था, 46 से, ठीक है।
तो उस समय की स्थितियों के हिसाब से, जो सिचुएशन उस समय थी भारत की, उसके हिसाब से हमारा संविधान एकदम सही काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन टाइम बदला, समय बदला, तो स्थितियों में बदलाव आया। इसीलिए संविधान को सजीव बनाए रखने के लिए, ठीक है, इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक कहावत है ना कि अगर आप समय के अनुसार नहीं बदले तो समय फिर आपका तय करेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आपने समय के अनुसार काम नहीं किया तो समय फिर तय करेगा कि आपका क्या करना है ना। तो वही बात यहाँ पे भी है, अगर संविधान समय के हिसाब से नहीं, उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें, चेंजेस, बदलाव होंगे, तो फिर वो एकदम फिर किताब ही बन के रह जाएगा, है ना। इतने यानी कि लगभग 105 से अधिक संशोधन हमारे संविधान की समय की आवश्यकता के अनुसार लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए जाते हैं। कुछ ऐसे संशोधन है बच्चों जो कि ज्यादा विवादास्पद हैं, जैसे कि 38 है, 39 है, 42 है, ये ज्यादा माने जाते हैं। ठीक है, और आपातकाल में हुए संशोधन भी इसी श्रेणी में आते हैं। दैट्स द आंसर। ओके, हाँ सर, अब आ गया समझ में, क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। एक बार जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया बच्चों, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इस सेशन के एंड होने से पहले हम लोग अपना लाइक का एम जो है कितना है, 101। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। चलो, अगला है क्वेश्चन, इसी का इंग्लिश में देख लेंगे। जो 105 अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुके हैं, ऐसे क्या रीजन है इसके लिए, तो देख सकते हैं। और कंट्रोवर्शियल जो अमेंडमेंट्स है उसके बारे में भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 17, एक व्यक्ति के अधिकारों को और अधिक शक्तिशाली कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास में जो राइट्स हैं, इसको और पावरफुल और शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है। तो हमारे पास में जो राइट्स हैं, इसको और पावरफुल बनाने का तरीका एक ये है कि हमारा संविधान लिखे तो, ठीक है, और ये अधिकार हमारे संविधान में लिखे गए हों, तो इसकी जो सुरक्षा है वो खुद संविधान करेगा। तो सिंपल सी बात है, इतने पावरफुल अधिकार हो जाएंगे हमारे, खुद देश का संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो स्वतंत्र और साहसी मीडिया है, जो प्रेस है, वो होनी चाहिए, ताकि वो सरकार के मामले में या फिर हमारे अधिकारों के मामले में किसी भी बात को उठा सके। अधिकारों के प्रति जनता की जागरूकता होना, अभी भी लोगों को यही नहीं पता है कि उनके राइट्स क्या हैं। ठीक है, और लोग उनका शोषण करते जा रहे हैं। तो राइट्स के प्रति लोगों को इंफॉर्मेशन मिलना, राइट्स के प्रति लोगों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, है ना, ये चीजें हैं। आगे, स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकारों की संरक्षक बने, हमारी यानी कि हमारी जो एक क्या नाम है, न्यायपालिका है, वो हमारे अधिकारों की सुरक्षा करे। इसके अलावा संघात्मक सरकार और शक्तियों का विभाजन हो, राज्य का नागरिकों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, राज्य जो है वो नागरिकों के मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगला, हाउ कैन इंडिविजुअल्स राइट्स बी मेड मोर पावरफुल, तो कैसे इनको और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है बच्चों। तो ये रहे आपके पॉइंट जिसे आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अगला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों कि साझे विश्वास किस प्रकार राष्ट्रवाद के विकास में सहायक होते हैं। देखो, नाम से पता चलता है ना, साझे विश्वास यानी कि पूरे कंट्री के लोगों के आपस में एक साथ मिलके रहने को बोलते हैं। राष्ट्र का निर्माण एक विश्वास से होता है, जैसे एक परिवार का निर्माण एक विश्वास से होता है ना, वैसे ही एक राष्ट्र का निर्माण, एक समुदाय का निर्माण, एक समाज का निर्माण एक विश्वास से होता है, भरोसे से होता है। राष्ट्र कोई इमारत नहीं है जिसे हम स्पर्श कर सकें, ना कोई वस्तु है जिसे हम देख सकें, बल्कि क्या है, ये एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है, ये एक भावना है जो हमें ये सिखाती है कि एक अपने देश के नागरिक होने के नाते हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, देश की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करनी चाहिए, है ना, ये चीजें हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको आंसर लिखना है बच्चों। ओके सर जी, हिंदी की क्लास कब होगी बच्चों? हिंदी की क्लास आपकी कल होगी। ठीक है, हिंदी कल पढ़ेंगे। ओके चलो, तो अभी मैं देख रहा हूँ 57+ बच्चे वॉचिंग पे हैं और लाइक की संख्या 60 है। ठीक है, जिसने लाइक नहीं किया हो लाइक कर दो फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा खंड बी जो है ये हो चुका है पूरा। आर यू रेडी फॉर सेक्शन नंबर सी? सेक्शन सी के लिए तैयार हो सारे बच्चों? जल्दी से बताएंगे, फिर हम लोग अपने अगले खंड को यहाँ पे शुरू करते हैं। जल्दी से बताएंगे इफ यू आर रेडी। यस सर जी, वी आर रेडी। यस सर, सेक्शन बी को समझने के लिए हम तैयार हैं, तैयार हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लस फायर वाला इमोजी, अफसाना, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला खंड देखेंगे। खंड है सी, यानी कि सेक्शन सी है। यहाँ पे 20 मार्क्स का, जिसमें है 4 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को
थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हैं तो बड़े ध्यान से समझिएगा, और मैं आपको थोड़ा स्लो करके समझाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 19, गांव और जिला स्तर के शासन के लाभ का वर्णन कीजिए। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विलेज लेवल पे जो पंचायतें होती हैं, जो शासन होता है, उसके क्या बेनिफिट होते हैं बच्चों। तो बेनिफिट क्या क्या होते हैं स्थानीय शासन का। सबसे पहला तो जो उसके ऊपर का शासन है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसका जो वर्कलोड होता है, जो कार्यभार होता है, ये कम हो जाता है। अब इससे क्या होता है, बहुत सारा समय बच जाता है, बहुत सारा जो पैसा है, जो शक्ति है, वो बच जाती है, जिसे और कामों में लगाया जा सकता है, ठीक। दूसरा, इसमें लोगों को स्वयं अपने कार्यों के प्रबंधन का अवसर मिलता है और उनमें जिम्मेदारी की भावना होती है। अब जैसे किसी गांव में कोई काम करवाना है, ठीक है, जैसे सड़क बननी है, तो उसमें क्या होगा कि लोगों को स्वयं अपने कार्यों का प्रबंधन का अवसर मिलता है। अब स्वयं अपने गांव की सड़क वो बनवा रहे हैं, या कोई पुल बन रहा है, या कुछ भी है, तो उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास होगा, है ना, कि हम अपने लिए अपने गाँव की सड़क डाल रहे हैं, हालांकि पैसा मिल रहा है उसे, ठीक है ना। इस तरीके से स्थानीय स्तर पर आपसी संबंधों में सुधार आता है, क्योंकि जो भी शासन करने वाला नेता होगा, उससे आप जानते होंगे, आपके गांव का होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का होगा, तो इससे जो आपसी संबंध है वो बहुत अच्छे बनते हैं। इसके अलावा स्थानीय निकायों के द्वारा नई नई योजनाओं को गांव में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत आसानी से लागू किया जा सकता है और जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। जो भी स्थानीय समस्याएं होती हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका समाधान, उसका जो सॉल्यूशन है, वो बहुत ही कम खर्च में, कम समय में हो जाता है। तो ये लाभ होते हैं बच्चों स्थानीय शासन के, ठीक है। आ गया सारे बच्चों समझ में? एक बार हाँ बोलेंगे अगर समझ में आ गया है, तो फिर हम लोग आगे बढ़े। हाँ जी सर, आ गया समझ, वेरी गुड। चलिए अब यहीं पे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी का अथवा वाला, कि 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, इससे किसी एक प्रावधान को विस्तार से समझाइए, ठीक है। तो चलो 74वें की बात कर लेते बच्चों, ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, संविधान का 74वां संविधान संशोधन, 73वें संशोधन के सभी प्रावधान, जैसे कि प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त, प्रादेशिक वित्त आयोग, जो ये 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान है ना, ये सब 74वें संविधान संशोधन में भी शामिल है। बस अंतर क्या है, 73वां संविधान संशोधन की जितने भी प्रावधान है ये गांव पे लागू होते हैं, ठीक है, गांव के स्थानीय शासन पे। लेकिन जो 74वां संविधान संशोधन है, इसके जो प्रावधान है वो नगर पालिकाओं पे लागू होते हैं, ठीक है। किस पे? नगर पालिकाओं पे लागू होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब चाहे तो आप इसमें से कोई से भी एक को बता सकते हैं। मैन इसमें जो है ना, शहरी इलाके का वर्णन है, ठीक है, शहरी इलाके का। एक चीज और सुनो, शहरी स्थानीय शासन, जिसे हम नगर पालिका कहते हैं, इस मामले में 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन जो हमारी पार्लियामेंट है, इसने पारित किया था। लेकिन लागू कब हुआ था? 1993 में। याद रखना, पारित जो हुआ 1992 में, लागू जो हुआ 1993 में, दोनों के दोनों, ठीक है। अब 74वें संविधान संशोधन का एक पार्ट है बच्चों, शहरी इलाका। तो ऐसे इलाके में कम से कम 5000 की जनसंख्या हो, यानी कि शहरी इलाका किसे बोलेंगे? जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, ठीक है। कामकाजी पुरुषों में से कम 75% लोग खेतीबाड़ी से अलग काम करते हो, ठीक है। यानी कि जो लोग खेतीबाड़ी करते हैं ना, मतलब जो लोग काम करते हैं, वो खेती के अलावा 75% लोग अन्य काम करें, उसको हम बोलेंगे, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। कितना? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो एक बार दोबारा समझ लेंगे, शहरी इलाका किसे कहा गया? ऐसा इलाका जहां पे जनसंख्या कम से कम 5000 हो, ठीक है। काम करने वाले जो लोग हैं 75% से ज्यादा वो खेती से अलग काम करते हो, जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप अब आप समझ गए। तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे, अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है क्वेश्चन, और ये हमारा कौन सा था? हाँ 19। आपको लिखना है क्वेश्चन 19, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप सभी को 19 क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों। जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 ढंग से समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन 19, यस सर जी, यस सर, वी हैव कंप्लीटेड, यस सर, आ गया समझ में, वेरी गुड। और जिस बच्चे ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया बच्चों, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, अभी पूछूंगा, देखो, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ विलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नेंस। तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं बच्चों लोकल गवर्नेंस के, ठीक है।
तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड देन द 17th फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ इट्स प्रोविजंस इन डिटेल। तो किससे रिलेटेड है एंड इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं बच्चों। तो इसमें बेसिकली जो क्या नाम है, हाँ, जो शहर है उसकी विशेषता दी गई है, बाकी एक चीज़ें हैं। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है आपसे। देखो, अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो मे भी आपको MCQ की ज़रूरत तो पड़ेगी, है ना। MCQ की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो क्या आप MCQ का लाइव चाहते हैं बच्चों? ठीक है, अगर आपको MCQ का लाइव चाहिए तो जल्दी से इसी चैट सेक्शन में आप लिखें MCQ लाइव। ठीक है, MCQ लाइव। तो मैं क्या करूँगा, आज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 16 फेब को यानी कि कल आपके लिए मैं MCQ का लाइव जरूर लूँगा, और जो कि 100+ का रहेगा। एक बुक का 100+, फिर एक दूसरा लाइव होगा 100+ सेकंड वाली बुक का। ठीक है, जल्दी से बताएं इफ़ यू नीड MCQ लाइव। वाओ, MCQ लाइव +5 वाला मुझे बहुत बढ़िया। और इसी बात पे जल्दी से लाइक मारो। ठीक है, इसी बात पे सेशन को जल्दी से लाइक कर दो, जिसने भी लाइक नहीं किया। हम अपने टारगेट 101 के बहुत ही करीब आ चुके हैं। ओके, यस सर जी। MCQ लाइव नीड, MCQ लाइव। बिल्कुल बच्चे, MCQ का लाइव अब तो पक्का आना है। अब आपने बोल दिया ना, फाइल वाले मुझे लगा दिया ढंग से, इतने कमेंट आ गए, पक्का आएगा, कल आएगा। ठीक है, कल MCQ लाइव करेंगे बच्चों। टाइमिंग जो रहेगा वो मैं शेड्यूल कर दूंगा और आप उसे देख पाएंगे। ओके, चलो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रवासी कौन है तथा इनके प्रतिवाद के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, प्रवासी, देखो नाम से पता चलता है ना, प्रवासी। ठीक है, जो कहीं और से आए हों। तो जब रोजगार की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, जो उनकी मर्जी बस किया जाता है, तब वे प्रवासी कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रवास कैसे किया जाता है, वो अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है, कैसे, अपनी मर्जी से करते हैं। ओके, और क्यों करते हैं, रोजगार की तलाश में। आज यहाँ पे मुंबई में है तो कल कोलकाता में, आज दिल्ली में है तो कल बिहार में, नहीं इस उल्टा बोल दिया, बिहार से दिल्ली में आएंगे। ठीक है, अब ये प्रतिवाद के तरीके क्या होते हैं। तो देखो, नागरिक जो है वो समूह बनाकर, प्रदर्शन करके, मीडिया का इस्तेमाल करके, राजनीतिक दलों से अपील करके, अदालतों में जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि जो प्रवासी होते हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रवासी जो होते हैं वो नागरिक समूह बना सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर से, पार्टी से अपील कर सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं, है ना। इसके अलावा समान अधिकार की बात आ जाएगी। शहरों में अधिक संख्या में झोपड़पट्टियां हैं, अवैध कब्जे वाली भूमि है जहाँ पे लोग हैं बहुत सारे, तो ये लोग बहुत सारे काम करते हैं। इनके बिना तो ऐसे समझ लो कि गुजारा ही नहीं। जैसे हमारे जो घर के सफाई कर्मी हो गए, फेरी वाले हो गए, घरेलू नौकर हो गए, नल ठीक करने वाले हो गए, कूड़ा उठाने वाले हो गए, और गलियों को साफ करने वाले हो गए, ये सभी कहाँ से काम करने आते हैं, इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों से काम करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको हटाना काफ़ी दिक्कत वाला काम है। इसके अलावा और भी एक पॉइंट है कि सरकार, स्वयंसेवी संगठन भी इन लोगों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। सन 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी, जिससे कि बहुत सारे लाखों फुटपाथी दुकानदारों को स्वतंत्र कारोबार चलाने का बल प्राप्त हुआ। इस प्रकार एक और वर्ग है जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो कि है आदिवासी और वनवासी। ये लोग भी अपने निर्वाह के लिए जंगल या फिर जो दूसरे प्राकृतिक संसाधन है इस पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, नागरिकों के लिए समान अधिकार का अर्थ होता है नीतियां बनाते समय भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न जरूरतों का और दावों का ध्यान में रखा जाना। ठीक है, चलिए सर, आपके पास हिंदी का पेपर 25 का हो तो प्लीज रिप्लाई। बच्चों, पेपर की वीडियो आ जाएगी, चिंता मत करो। आगे, हु आर मिग्रेंट्स एंड डिस्क्राइब देयर मेथड टू प्रोटेस्ट। तो मिग्रेंट्स किस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं और क्यों करते हैं, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, बहुत आसान। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता और इसका चुनाव कैसे होता है। तो पहले योग्यता, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या भाई, सबसे पहले तो उसे भारत का सिटीजन होना पड़ेगा, यानी कि भारत का नागरिक हो। उसकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार की उसे कोई सजा नहीं मिली होनी चाहिए, यानी कि उस पर कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो, लाभ के पद पर यानी कि किसी सरकारी पद पे, सरकार की तरफ से जो होते हैं उस पर आसीन ना हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह पागल व दिवालिया ना हो, तो वो एक राष्ट्रपति बन सकता है। क्या योग्यता है बच्चों, भारत का नागरिक, 35 साल,
ठीक है, और न्यायालय के द्वारा कोई सजा ना मिली हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद यानी कि जैसे जो सरकार के जो भी पद होते हैं उस पर ना हो, ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सके, पागल व दिवालिया ना हो तो बन सकता है। चुनाव कैसे होता है बच्चों, तो राष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे। राष्ट्रपति चुनाव कभी सुना है आपने कि आम जनता जो है आज इस राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए वोटिंग करने के लिए गई है, कभी सुना है? नहीं ना। तो इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता नहीं करती है, बल्कि हम जिन्हें चुनते हैं, विधायकों को और जो सांसद होते हैं वो चुनाव करते हैं। और इस चुनाव प्रणाली का नाम होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसे हम एकल संक्रमणीय मत, इसका सिद्धांत भी मानते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इससे पूर्व राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसे महाभियोग उस पर लगाना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से राष्ट्रपति पद और उसका चुनाव। आगे, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड हाउ इट इज सिलेक्टेड। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, और प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है वो कैसे होता है, तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है बच्चों। अगर ढंग से समझ में आ रहा है तो सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लाइक कीजिए। आई नो वेरी वेल मोस्ट ऑफ द बच्चों ने कर दिया, लेकिन जिससे नहीं किया वो भी कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम अपना 101 का टारगेट पूरा कर सकें एंड करने से पहले। चलो, क्वेश्चन 22 बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के स्रोत क्या हैं और हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये समझो स्वतंत्रता क्या होती है। फ्रीडम, लिबर्टी, जिसका अर्थ होता है आज़ादी। इसीलिए यहाँ पे स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि उसके ऊपर किसी भी तरीके की लिमिटेशंस नहीं होने चाहिए, ठीक है, कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वो है स्वतंत्रता, ठीक है। अब अगर हम किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आप हो, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन सरकार या हम बोलते हैं कि आप नहीं बोल सकते हो, हम आपकी स्वतंत्रता पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे लिमिटेशंस लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके जो राइट्स हैं, ठीक है, आपके राइट्स की वजह से किसी अन्य व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अन्य नहीं तो बहुत सारे व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है, तो हम आपके राइट्स पे लिमिटेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्यों आवश्यकता पड़ती है? ताकि आपकी वजह से दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति हो सके, मतलब आपकी वजह से उसे जो दिक्कतें हो रही हैं दूसरे व्यक्ति को वो ना हो और उसके अधिकारों की पूर्ति हो सके, ठीक है। कई बार टकराव की स्थिति आ जाती है, तो टकराव की स्थिति को रोकने के लिए भी हमारे समाज में बहुत ही सीमित संसाधन है, तो ऐसे में उन सभी का बंटवारा उचित करने के लिए भी हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है। सामाजिक कल्याण के लक्ष्य के लिए, इवन देखो, इतना सभी को पता है कि मुक्त समाज में सभी को अपने विचार रखने की आज़ादी है, लेकिन अगर विचार ऐसे हों जो समाज में एक तरीके से होता है ना कि द्वेष पैदा करें, सांप्रदायिकता पैदा करें, तो ऐसे विचारों को हटा के अच्छे विचार रखने का सभी को अधिकार है। जीवन जीने का सही ढंग से सबको अपना अधिकार है। हिंसा विवाद को नियंत्रित करने की आवश्यकता के लिए जरूरी है, कई बार हिंसा या विवाद हो जाता है तो उस मामले में भी, है ना, ये चीजें होती हैं बच्चों। ओके, आ गया समझ? बस यही था। अब इसमें देखो, ये तो होगी आवश्यकता। अब प्रतिबंध लगाया कैसे जाता है? तो या तो आप बलपूर्वक लगा सकते हैं, या तो सरकारी कानून के द्वारा, या तो सामाजिक कैसे, जो क्या नाम है, अमीर वर्ग के लोग हैं, ठीक है, और समाज के बड़े लोग हैं, वो लगा सकते हैं। आर्थिक असमानता, ये भी आ जाता है एक रीजन कि प्रतिबंध के स्रोत क्या होते हैं, ठीक है। सेम इंग्लिश मीडियम में द सोर्सेस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम एंड व्हाई डू वी नीड रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम। तो क्या क्या होंगे बच्चों, आप यहां से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 23, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, इसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसका सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है, सुरक्षा करने वाला माना जाता है। क्यों माना जाता है बच्चों? क्योंकि देखो, सर्वोच्च न्यायालय इस मान्यता पर जोर देता है कि संविधान का जो अनुच्छेद 21 है हमारा, ठीक है, जिसमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, तो इसमें जीवन का अर्थ ये नहीं है कि आपको केवल जो भौतिक अस्तित्व है इससे सुरक्षा मिले, बल्कि आपके पास समस्त नैसर्गिक शक्तियां हों, ठीक है। न्यायपालिका इसीलिए आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं इनके संरक्षण के लिए कई रिट जारी करती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रक्षा, ऐसे, है ना। इसके अलावा जो न्यायपालिका है वो ये कहती है कि जो लोग जन सेवा से भरे हुए हैं, ठीक है, जन सेवा से भरे हुए नागरिक, सामाजिक संगठन, वकीलों को समाज की जरूरतमंद और गरीबों लोगों की ओर से
याचिकाएं दायर करने को इजाज़त दी जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। मतलब देखो, समाज में जो लोगों को क्या नाम है, जस्टिस के बारे में नहीं पता है, हाई कोर्ट तक कैसे जाएं, सुप्रीम कोर्ट तक कैसे जाएं, कैसे अपने मौलिक अधिकारों को उल्लंघन से बचें, या फिर कोई करता है तो क्या करें, तो ऐसे में जो व्यक्ति जनसेवा करते हैं, ऐसे नागरिक हो गए, बहुत सारी जनसेवा सामाजिक संगठन हैं, बहुत सारे वकील हो गए, समाज के कुछ लोग हो गए जो कि न्याय तक लोगों को पहुंचाते हैं, जो गरीब लोग हो गए, जरूरतमंद हो गए, है ना, उनकी याचिकाएं दायर करते हैं। जो लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, ठीक है, चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी होते हैं, वे अपनी संपत्ति का, अपने शैक्षणिक योग्यताओं का, ठीक है, पूरी तरीके से जो एक ब्यौरा होता है वो दें, ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके और अपना अच्छा प्रतिनिधि चुन सकें। ठीक है, इसलिए तो चलो, आई थिंक समझ गए होंगे। अब देखेंगे इसका, द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्लैरिफाई। तो देख लेंगे बच्चों, ये रहा आपका आंसर, और इजीली आप यहां से रीड आउट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप सभी ने आज की इस वीडियो में मिलकर मेरे साथ क्लास 11th के अपने पॉलिटिकल साइंस के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा 5वां वाला सैंपल पेपर है ना, इसके पार्ट 1 को यहाँ पे सर जी पूरा कर लिया। अब ठीक है, अब जो अगली वीडियो होगी ना बच्चों, पार्ट 2 वाली, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे ये भी बता देता हूं। पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे अपना खंड नंबर घ, ठीक है, पैसेज, कार्टून और मैप, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 5वां खंड देखेंगे, जो हमारे 6 नंबर के 4 क्वेश्चन है, वैसे हर क्वेश्चन में एक अथवा मिलेगा, तो 6 नंबर के 8 क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो आपके पैसेज, कार्टून, मैप और 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप लोग पार्ट 2 की वीडियो जरूर देख लेना। पार्ट 2 की वीडियो का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, और जो भी हम आपको 10 सैंपल करवा रहे हैं, जो भी आपको हम मैप करवाएंगे या फिर करवा रहे हैं, जो भी कार्टून है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस है, सब की वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आई बटन के अंदर वो प्लेलिस्ट मिलेगी, चेक कर लेना, सब आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बस बच्चों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। पार्ट 1 हमारा पूरा होता है, मिलेंगे आपसे पार्ट 2 की वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग खुद से पढ़िए। ठीक है, बाकी और वीडियोस देखनी है, अगर कोई मिस हो गई हो, मैंने आपको बताया है, आई बटन में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लिंक मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं आपसे पेपर 5 के पार्ट 2 की वीडियो में। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।